हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता है हम यहाँ पे जो है वंदर रॉय की तैयारी अच्छी ढंग से कर रहे हैं। इसमें जो है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो लोग मेरे साथ जो है एनसीईआरटी के सारे सेशन जिसने देखे होंगे और जो लोग क्वेश्चन सीरीज़ को यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे और जो आप मेरी तीसरी सीरीज़ आती है यहाँ पे जो है पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे मैं आपको जो है वीडियो बना के देता हूँ। अगर आप ये तीनों चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है, तीनों वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो है एग्जाम में कोई भी डाउट यहाँ से बचने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट बचता है तो आप जो है कमेंट में लिखिए ज़रूर। जैसे कि एक भाई ने लिखा था कि आप सर बायो कब कराओगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो है मैं पहले जो है आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट करा दूंगा, और जो 9th और 10th की बायो है वो हम जो है एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है बायो में हम एक साथ पूरा जो है बेसिक से लेके पूरा वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज ये फॉलो नहीं किया है तो आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन बनने हैं। तो आप मान सकते हैं कि हमारे जो यहाँ पे करीब जो हैं 60 नंबर के आसपास जो आपके होते हैं, 60 मार्क्स के आसपास आपके जो हैं यहाँ पे चैप्टर कवर हो गए हैं। ठीक है, तो आपका जो है 40 नंबर का के करीब यहाँ पे आपका चैप्टर बचा होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम जो है जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के बारे में भी एक बार बता देता हूँ। तो जो हम क्वेश्चन सीरीज़ लगाएंगे वो हम जो है एक दिन में 3 क्वेश्चन सीरीज़ लगाएंगे, एक बायो की, एक हो गई फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। ठीक है, 3 क्लासें लेंगे जिसमें अलग अलग आपकी बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की तीनों यहाँ पे क्वेश्चंस लगेंगे। तो आज का जो चैप्टर आता है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो ये जो आपका चैप्टर है ये काफ़ी आपका जो है सरल टॉपिक है। ठीक है, तो सरल है, पहली पहली बात तो ये है। दूसरे यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, जो कि जैसा कि आपको पता है हर जो आपका हर चैप्टर है वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो यहाँ से भी जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से आपको जो है एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, एक अगर आप एक भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ देते हो तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती कर लेते हो। ठीक है, तो सरल यूनिट है, तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन छूटने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा कम होने चाहिए। ठीक है, 99.99% जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन जो भी एग्जाम में बनेगा वो आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, उस पर जो है आंसर मार्क करके आना है। तो चलते हैं दोस्तों सीधे यहाँ पे टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे है आज का जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखिए इसमें पहला आता है आपका मानव नेत्र। तो बेसिकली मानव नेत्र क्या है, सभी मानव हैं हम, तो हमारे पास नेत्र है। ठीक है, जो बाकी जीव जीव भी होते हैं जैसे जानवर वगैरह होते हैं तो उनके पास भी बेसिकली नेत्र वगैरह होता है। ठीक है, आँख जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो मानव नेत्र की बात करें तो यह एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय है जिसे हम जो है अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात तो होगी नेत्र की। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। यह नेत्र जो है गोलक स्थिति में होते हैं। ठीक है, तो नोलक जो आपका नेत्र होता है, आँख होती है, वो बेसिकली आपकी गोलक स्थिति में होती है, आपको भी पता है। अगला आता है नेत्र का गोलक व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है आपका, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो ऊपर से चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद जो पहला पॉइंट आ जाएगा आपका, नेत्र का व्यास इस प्रकार से लिखिए। ठीक है, नेत्र का व्यास डैश करके लिख दो 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको नोट्स तैयार करने हैं। आगे आता है आपका मानव नेत्र तथा मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। ठीक है, तो मानव नेत्र के जो कि आपके विभिन्न भाग होते हैं उनके यहाँ पे कार्य देखते हैं कि किस प्रकार से उनके कार्य होते हैं। तो पहले मैं एक चक्कर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले जो आपकी ये बाहर का जो सबसे बाहर का ये पार्ट आता है इसको कहते हैं आपका, ये हो जाएगा श्वेत मंडल। ठीक है, यानी इसको जो है कार्निया भी कहते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी पुतली। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी परितारिका। उसके बाद ये होता है जो आपका, इसको कहते हैं नेत्रोद। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका जो होता है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ से यहीं से जो है आपका एंगल बनता है। अगर कोई रोशनी आपके आंख पे जाती है तो यहीं से आपका जो है एंगल बनता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली जो है क्रिस्टलीय लेंस या लेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लेंस कहीं पे लेंस लिखा रहता है, कहीं पे क्रिस्टलीय लेंस लिखा रहता है। और जो पीछे होता है आपका, इसको जो है दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, और जो ये होता है आपकी, ये दृक् तंत्रिका होती है बेसिकली। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। और ये हो गया आपका पश्चिमाभी पेशियाँ। ठीक है, तो ये आपकी जो है पेशियाँ होगी, तो ये भी आपको जो है याद रखनी है। चलते हैं देखते हैं इसको। तो देखिए आप, पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कार्निया। ठीक है, जो कि जिसको कि श्वेत मंडल कहते हैं। ठीक है, तो श्वेत मंडल जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो ये जो आपका श्वेत मंडल यहाँ पे है, ये जो पहला पहला पॉइंट है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो श्वेत मंडल होता है बेसिकली,
यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। तो आप इस यहाँ पे इसको डाल के डैश करके लिख सकते हैं पारदर्शी झिल्ली, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं तो यहाँ पे लिख दो पारदर्शी झिल्ली। तो बेसिकली ये नेत्र की बात करें तो ये आपका पारदर्शी झिल्ली होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जो आपका कार्निया होता है यानी श्वेत मंडल होता है, वहाँ पे अगर जैसे नेत्र में प्रवेश करने वाली जो बाहर से किरणें होती हैं, ठीक है, तो जैसे ही नेत्र में अगर आपकी जो कोई प्रकाश की किरण जो आपकी नेत्र में प्रवेश करेगी तो उनका अपवर्तन जो है कार्निया से आपका होता है, ठीक है। कार्निया के बाहरी पृष्ठ से ही आपका अपवर्तन हो गया। तो बेसिकली आपने देखा कार्निया इस प्रकार का है, तो ये आपका बाहरी पृष्ठ हो गया, ये आंतरिक पृष्ठ हो गया, ठीक है। तो ये बाहरी पृष्ठ है, यहीं से इसका जो है अपवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगला आ जाता है लेंस, ठीक है। तो लेंस भी मैंने आपको जैसे कि बताया, ये आप देख सकते हैं क्रिस्टलीय लेंस यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो क्रिस्टलीय लेंस की बात करें तो यह जो है बेसिकली एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस बेसिकली यह होता है, आपको ये याद रखना है उत्तल लेंस, ठीक है। तो मानव की आंख में बेसिकली जो लेंस होता है पहले से ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई लगाता है, ये आपका पहले से होता है। तो ये बेसिकली उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला आता है, यह एक जो है रेशेदार जहेलीयुक्त पदार्थ बनाता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी को में जो है समायोजन करता है। तो बेसिकली आपका जो लेंस होता है, ये लेंस होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर आपका ये आई है, ठीक है, ये आपकी आंख हो गई, ये आपका आंख का लेंस है, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई प्रकाश यहाँ से आएगा तो यहाँ पे आपकी ये लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की आपको पता है यहाँ पे आपका जैसे फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो ये लेंस जो है यहाँ से आपका फोकस दूरी पे प्रकाश को जो है अभिसारित करता है, यानी फोकस दूरी पे आपका जो है प्रकाश यहाँ पे लाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका परितारिका, ठीक है। तो जैसा कि आपको परितारिका यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इस पॉइंट को आपको परितारिका कहते हैं। तो कार्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को जो है नियंत्रित करता है, तो ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आपका आ जाएगा परितारिका। अगला आता है आपकी पुतली। तो पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो आपकी पुतली होती है वो बेसिकली आपकी, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पुतली है, ठीक है। ये आपका जो है परितारिका हो गई और ये आपकी पुतली हो गई, ठीक है। ये तो हो गया आपका कार्निया, ये हो गया आपकी पुतली और ये हो गया आपका परितारिका। तो जो पुतली होती है वो आंख में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इनके अलग अलग काम है। अगला आता है रेटिना। तो रेटिना की बात करें हम, तो जो आपका रेटिना होता है, पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। उसके बाद रेटिना हो गया, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती है, ठीक है। तो जो आपका रेटिना होता है उसमें आपकी जो है सुग्राही कोशिकाएं अधिक संख्या में होती है। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। तो जैसे कि प्रदीप्त होगा, यानी आपका जैसी प्रकाश की किरण जो है आपके आंखों में जाएगी तो वैसे ही आपका क्या हो गया, जो कोशिकीय जो आपकी सुग्राही कोशिकाएं होंगी वो आपकी सक्रिय हो जाती है, यानी आपकी जो है उठ जाती है, यानी जागरूक हो जाती है, ठीक है। तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। तो बेसिकली ये विद्युत टाइप की सिग्नल यहाँ पे पैदा करती है और ये सिग्नल जो है दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचते हैं। तो जो ये दृक् तंत्रिकाएं होगी तो यहाँ से जो है आपका बेसिकली ये जो है आपका मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं और मस्तिष्क जो है इन सिग्नलों की व्याख्या करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो बेसिकली मस्तिष्क हमें बताता है कि ये कलर ये है या ये इस प्रकार का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये मस्तिष्क का काम होता है। लेकिन आँख की काम की बात करें तो आँख का बेसिकली ये आपका रेटिना हो गया, ठीक है। ये आपकी परितारिका, ये आपकी होगी पुतली, ठीक है। ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका दृष्टिपटल हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है आपका दूर बिंदु, ठीक है। तो ये भी देखना है हमको। तो दूर बिंदु की बात करें, 4 पॉइंट नहीं, ये फार पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है, फार मतलब दूर होता है, ठीक है। तो फार पॉइंट की बात करें, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र जो है वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य तो नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। तो बेसिकली यह कह सकते हैं कि दूर बिंदु वह है जहाँ से जो है आपका नेत्र जो है कितनी भी दूर की वस्तुओं को देख सकता है और यह आपका जो है अनंत दूरी पर होता है, ठीक है। तो यह जो नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। जैसे इसकी बात करें, आप जैसे आकाश में देखते हो, ठीक है। तो आकाश में आप क्या देखते हो, ऐसा नहीं कि आप आकाश में आधी दूरी ही देखेंगे, आप जो है बादल तक ही देख सकते हैं। अगर आपकी आंखें जो है
सामान्य आंखें हैं तो आप बेसिकली वहाँ पे चांद को देख सकते हो, तारों को देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रकार का इसका जो दूरी होती है इसके लिए आपकी जो है अनंत होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, दूर बिंदु के लिए। नेक्स्ट आता है आपका निकट बिंदु। तो निकट बिंदु की बात करें, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। तो निकट बिंदु की बात करें तो वह दूरी आ जाएगी इसमें जिसमें जो है वस्तु न्यूनतम दूरी पर आपकी जो है वस्तु को देख सकती है। यानी आप जो है किसी वस्तु को अगर आप अपनी आंख के पास से देखते हो तो वह न्यूनतम दूरी जहाँ से आप वस्तु को स्पष्ट देख पाते हो। जैसे आप किसी वस्तु को अपनी नेत्र के पास पास ले जाओगे तो आपको बेसिकली वहाँ पे ब्लर दिखाई देता है, ठीक है, तो ब्लर टाइप का दिखाई देता है। तो वो नहीं, जहाँ पे आपको जो है वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है वह आपका जो है निकट बिंदु होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो निकट बिंदु की बात करें तो यह बेसिकली आपका 25 सेंटीमीटर आपका जो है निकट बिंदु सामान्यतः माना जाता है, ठीक है। और जो आपका दूर बिंदु की बात करें तो यह आपका अनंत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका, इससे जो है सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, ठीक है। तो सुस्पष्ट मतलब आपकी जो साफ साफ देख सकते हैं उसकी न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। अगला आ जाता है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता की बात करें तो अभिनेत्र लेंस में वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, ठीक है। तो कोई भी जो आपका अभिनेत्र लेंस है, यानी जिसको हमने पढ़ा था उत्तल लेंस, ठीक है, तो इस प्रकार का आपकी आंख में लेंस है, तो वो जो बेसिकली किसी भी दूरी को जो है फोकस दूरी में समायोजित कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका उत्तल लेंस होता है तो ये यहाँ पे फोकस पे आपकी जो है यहाँ पे सारी, जैसे ये प्रकाश किरण आती है तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो है आपका अपवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है समायोजित कर देता है। तो इस दूरी को जो है आपका समंजन कहलाती है, ठीक है। तो यह आपका जो है समंजन कहलाएगी, जहाँ पे आपका जो है नेत्र जो है फोकस करता है, ठीक है, फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी फोकस दूरी को जो है स्टोर करता है। तो बेसिकली अगर कोई भी प्रकाश आएगा इस प्रकार से तो यहाँ पे ये आपका समायोजित कर देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रख देगा, तो यही आपका जो है समंजन कहलाता है। और लेंस की वक्रता जो है पश्चिमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है, ठीक है। तो लेंस की जो आपकी वक्रता होती है वो बेसिकली पश्चिमाभी पेशियाँ होती है, उनके द्वारा नियंत्रित की जाती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी पश्चिमाभी पेशियाँ दिखाई गई है, ठीक है। तो दो पश्चिमाभी पेशियाँ दिखाई गई है, एक ये और दूसरा ये, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये आपकी पश्चिमाभी पेशियाँ हैं और ऊपर से ये वाली है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका पश्चिमाभी पेशियाँ। तो पश्चिमाभी पेशियों की बात करें तो ये आपका शिथिल हो जाती है जब, ठीक है। तो यानी आप जब आपका फैल जाती है तो ये पश्चिमाभी पेशियाँ अगर फैलती है तो लेंस आपका जो है पतला हो जाता है। तो लेंस आपका इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। तो फोकस दूरी बेसिकली इस टाइप से यहाँ पे बढ़ जाएगी, तो जो आपकी फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी। और अगर पश्चिमाभी पेशियाँ की बात करें, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन, दो कंडीशन यहाँ पे होती है। पहली कंडीशन में जो अगर आपकी जो है जो आपका शिथिल होता है, यानी जो पश्चिमाभी पेशी होगी अगर फैल जाएगी तो जो है फोकस दूरी यहाँ पे बढ़ जाएगी। और अगर आपकी जो है पश्चिमाभी पेशी सिकुड़ती है तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे लेंस मोटा हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, लेंस आपका मोटा हो जाएगा तो जो है फोकस दूरी आपकी कम हो जाएगी, यानी इसके हिसाब से आपकी फोकस दूरी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे कठिन नहीं है, सभी सरल है, ठीक है। अगला आता है दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। तो जो आपकी दृष्टि दोष होती है, जैसे निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष, तो बेसिकली इनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और उनका संशोधन किस प्रकार से होता है। पहला आता है आपका मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद की बात करें, अधिक उम्र के व्यक्तियों में नेत्र की क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस बताया गया था वहाँ पे, जो कि लेंस है आपका, तो वह बेसिकली आपका जो है धुंधला हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, जैसे आप बेसिकली इनको जो है 40+ एज जिनकी हो जाती है तो वो बेसिकली उनका जो है क्रिस्टलीय लेंस जो है धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति को बेसिकली मोतियाबिंद कहते हैं और इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से जो है आपकी दृष्टि क्षय हो जाती है। तो बेसिकली इसमें जो है नेत्र की जो दृष्टि होती है, जो देखने की क्षमता होती है, वो या तो कम हो जाती है या तो पूरी रूप से बेसिकली यहाँ पे क्षय हो जाती है, यानी आपकी जो है नेत्र की देखने की क्षमता यहाँ पे नष्ट हो जाती है। तो मोतियाबिंद की जो शल्य चिकित्सा के बाद जो है दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद की बात करें तो आपका जो शल्य चिकित्सा होती है इसके बाद जो है दृष्टि आपकी बेसिकली वापस लौट सकती है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो मोतियाबिंद का इलाज जो है आपका शल्य चिकित्सा द्वारा किया जा सकता है। तो ये यहाँ से पॉइंट एग्जाम में
आ सकता है। अगला आता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष की बात करें तो व्यक्ति जो है निकट की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। तो जैसे कि बेसिकली मैंने आपको बताया था, जो आपकी अगर आपके सामने जैसे कोई बुक वगैरह रखी है, तो अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तु को तो देख लेगा, लेकिन आपकी जो दूर की वस्तु है, जैसे आपने कहीं दूर देखना है, ठीक है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर देखना है, तो वहाँ की वस्तु को बेसिकली वो स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे दोषयुक्त युक्ति को का जो है दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि नेत्र का जो दूर बिंदु होता है, ठीक है, जो दूर बिंदु होता है वो आपका अनंत पे होता है। जैसे हमने चांद की बात की थी, यहाँ पे तारों की बात की थी, तो बेसिकली वो आपका अनंत पे होता है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसका जो है अनंत पे दूर बिंदु नहीं होगा, बल्कि जो है कुछ दूरी पे ही आपका जो है दूर बिंदु होगा। तो इस दोष के उत्पन्न होने के कारण बेसिकली क्या होते हैं, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, ठीक है। तो जो आपका अभिनेत्र लेंस होता है, जो नेत्र का लेंस होता है, उसकी जो है वक्रता अधिक हो जाती है, इस कारण यह दोष होता है। दूसरा आ जाता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो जो आपका नेत्र गोलक होता है उसका अगर वह लंबा हो जाता है तो बेसिकली इस कारण यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो इसके निवारण की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस दोष को जो है किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी अवतल लेंस का उपयोग करके यहाँ पे जो है उसको संशोधित किया जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला दिया है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है। तो दूर बिंदु की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अवतल लेंस है आपका नेत्र का। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से अगर आपकी रेज जाएगी, किरणें जाएगी, तो यह इसका फोकस आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन आपका जो है ये आपका जो है स्वस्थ व्यक्ति है कोई, तो स्वस्थ व्यक्ति का जो है फोकस यहाँ पे बनना चाहिए। लेकिन अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो उसका फोकस बेसिकली जो यहाँ पे बनना चाहिए वो पहले ही आपका जो है फोकस बन जाता है, ठीक है। तो जो है किरण पहले ही आपकी यहाँ पे फोकस दूरी बना लेती है। तो इस प्रकार से आपका जो है जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें इस प्रकार का आप जो है यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका निकट दृष्टि दोष का संशोधन। तो संशोधन की बात करें तो बेसिकली ये आपका जो है यहाँ पे इस प्रकार से जो आपका अवतल लेंस होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ से अगर यहाँ से किरण जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन होके यहाँ पे समांतर हो जाएगी इसके, तो समांतर होगी तो यहाँ से जो है आपकी फोकस दूरी ये बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर जैसे इस प्रकार का लेंस लगाएंगे तो क्या होगा, अगर कोई किरण यहाँ से आ रही है तो बेसिकली अगर ऐसे में आ रही है तो आपका वो आपकी समांतर हो जाएगी, यहाँ से समांतर हो जाएगी। तो बेसिकली ये समांतर हो जाएगी तो जो है यहाँ पे जो आपका आँख है तो वो आपको जो है सही प्रकार से यहाँ पे जो है फोकस बना पाएगी। तो इस प्रकार से जो है निकट दृष्टि दोष का संशोधन होता है। अगला आता है दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष कोई व्यक्ति जो है वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को जो है स्पष्ट देख लेगा, केवल जो आपकी नज़दीक की वस्तुएं होगी उनको जो है स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो ऐसे दोष को बेसिकली व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। तो बेसिकली जो आपका निकट पॉइंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर आपका सामान्य होता है, तो उससे आपका दूर हो जाता है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में जो है व्यक्ति निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाता है, जैसे बड़ी दूर से देख पाता है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी से जो है वह देख पाता है। तो जैसा देखा होगा आपने, कई लोग होते हैं जैसे जो निकट की वस्तुओं को बड़ी दूर से देखते हैं, जैसे अखबार पढ़ते हैं तो गर्दन जैसे पीछे कर लेते हैं, ठीक है। तो उनमें जो है आपका दूर दृष्टि दोष आपका पाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके जो है कारण पहला आता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो जो है फोकस दूरी आपकी जो है आपका ये नेत्र का लेंस है, ठीक है, तो फोकस दूरी आपकी यहाँ पे बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगी तभी आप जो है स्पष्ट देख पाएंगे, लेकिन उनकी जो है फोकस दूरी यहाँ दूर बन जाती है, इससे दूर बन जाती है। तो इसलिए बेसिकली ये कारण आपका होता है। निवारण की बात करें तो इसमें जो है आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल हो रहा था, इसमें आपका जो है उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आ सकता है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त जो है निकट बिंदु, ठीक है। तो जिसको जो है दूर दृष्टि दोष आपका नहीं होगा तो उसका जो है निकटतम बिंदु फोकस यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने आपको जो है ऊपर ये वाला लेंस आपका जो था, तो ये बेसिकली आपका जो है अवतल लेंस था, ठीक है, और ये आपका जो है उत्तल लेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे जो है जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसका ये आई का वो हो गया, ठीक है, आई का लेंस हो गया।
तो बेसिकली जो है यहाँ पे बनना चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति साफ देख पाएगा, लेकिन उसका फोकस यहाँ पे बनता है, दूर बनता है। तो बेसिकली इसी को जो है दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। और अगर इसके निवारण की बात करें तो इसमें जो है आपका जो है उत्तल लेंस लग जाता है, ठीक है। तो उत्तल लेंस लगेगा तो क्या होगा, उत्तल लेंस यहाँ पे लग गया तो एक जो ये वाला उत्तल लेंस है ये तो आपकी आंखों में पहले से यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन अगर आप चश्मा पहनेंगे तो चश्मे में इस प्रकार से उत्तल लेंस लगा होगा, तो जो ये इसकी किरण जो है यहाँ पे समांतर हो जाएगी। तो समांतर होगी तो इसका फोकस बेसिकली आपका जो है जहाँ पे बनना चाहिए वहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दूर दृष्टि दोष का निवारण हो सकता है। अगला आता है जरा दूर दृष्टिता। तो जरा दूर दृष्टिता की बात करें तो यह आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है और अधिकांश व्यक्तियों में जो है निकट बिंदु दूर रह जाता है। इस दोष को जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका निकट बिंदु होता है वो आपका जो है दूर हट जाता है। तो जो आपका निकट बिंदु होना चाहिए वह आँख का वह जो है बेसिकली आपका दूर हट जाता है, तो इसको ही जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण जो होता है पश्चिमावी पेशियों को धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण। तो बेसिकली आपकी आँख का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो आपका जो है लचीलापन उसमें नहीं रह जाता है, और आपका जो है जो आपकी पश्चिमावी पेशियां होती हैं तो उनके जो है वो जो है दुर्बल हो जाती हैं, यानी कमज़ोर हो जाती हैं। तो इस कारण जो है आपका यह जरा दूरदृष्टिता होता है। अगला आता है निवारण की बात करें तो यह जो है उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है प्राय हमेशा यानी आपकी जो है द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। तो द्विफोकस लेंस की बात करें तो जो है इस प्रकार से आपका लेंस होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका आई होगी, ठीक है, या आपकी आंख होगी, तो यहाँ पे जो है आपका फोकस बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बने तो इस प्रकार की व्यक्ति के लिए ऊपर का भाग जो होता है आपका बेसिकली जो यहाँ पे अवतल लेंस का बनाया जाता है, और नीचे का भाग जो है होता है आपका उत्तल लेंस का यहाँ पे बनाया जाता है। तो इसी को जो है बेसिकली आप जो कहते हैं इसी को द्विफोकसीय लेंस कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता कहाँ पे होती है, तो जिन व्यक्तियों में जो है निकट दृष्टि दोष भी होता है और जो दूर दृष्टि दोष भी होता है, तो उन व्यक्तियों के लिए बेसिकली द्विफोकसीय लेंस की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका दोनों नेत्रों के सिर पर सामने की ओर जो है स्थिर होने के लाभ, ठीक है। तो अगर दोनों नेत्र होंगे आपके सिर पर सामने की ओर स्थित होने के लाभ, तो बेसिकली हम इससे हमें जो है त्रिविमीय चाकचुकी जो आपकी 3 डायमेंशन होती है उसका लाभ मिलता है, और हमारा जो दृष्टि क्षेत्र होता है विस्तृत हो जाता है। अगला आता है हम इससे जो है धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से जितने भी नेत्र के बारे में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने थे वो हमने जो है यहाँ से पे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, जो रंग बिरंगा संसार है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए बेसिकली आपका जो है अवतल लेंस उपयोग होना चाहिए, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस आपका जो है प्रयोग होना चाहिए। जरा दूर दृष्टिता रोग निवारण कैसे हो सकता है। तो जरा दूर दृष्टि की बात करें तो आपका जो है उत्तल लेंस से इसका निवारण हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है, ठीक है। तो जो आपका निकट दृष्टि दोष की उसका जो है दूर बिंदु आपका जो है अनंत पे नहीं होता है, और अनंत से जो है पहले होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मित्र किताब ठीक से पढ़ पाता है परंतु ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं देख पाता है। तो बेसिकली वो कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो निकट की बात करें, निकट की वस्तु को तो साफ देख रहा है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है, तो यह आपका जो है निकट दृष्टि दोष इसको हुआ है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो है आपका पॉइंट जो है आपका अनंत पे होना चाहिए, लेकिन इसका फोकस जो है यहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन फोकस आपका जो है दूर बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो है यहाँ पे कह सकते हैं। अगला आता है आपका सामान्य नेत्र का जो है दूर बिंदु और निकटतम बिंदु क्या होता है। तो जो आपका सामान्य नेत्र होगा दूर बिंदु आपका अनंत हो जाएगा, और निकट बिंदु की बात करें तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी यहाँ पे दिए गए हैं। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में अंतर आप दे सकते हैं आराम से। जरा दूर दृष्टिता दोष क्या है ये भी समझा दिया है, इस दोष के कारण बताइए, इनका निवारण ये भी बता दिया है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है, इससे कौन सा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बता दिया है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो है नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है, ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया है। अगला आता है मानव नेत्र में नामांकित चित्र बनाकर, ठीक है, तो चित्र आपको तो मिलेगा नहीं बनाने को। निकट दृष्टि दोष क्या होता है ये भी बता दिया, इसके मुख्य कारण ये भी आपको जो है मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगला आता है आपका जो है यहाँ से फिर से अगली
टॉपिक आता है, ठीक है। तो प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन, तो जो बेसिकली आपका प्रिज्म होगा, आपने देखा होगा अगर आप स्कूल्स वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पे जो आपकी लैब वगैरह होगी वहाँ पे प्रिज्म आपको बेसिकली दिखाया जाता है। काफ़ी छोटी कक्षा से 7-8 से आपको जो है प्रिज्म दिखाया जाता है। तो प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म एक ऐसा पिंड होता है जो प्रकाश की किरण को किस में करता है, 7 अलग अलग भागों में यहाँ पे डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये करता है। प्रिज्म के बारे में कुछ छोटी जानकारियाँ थी, यहाँ से पढ़ते हैं। प्रिज्म का प्रकाश अपवर्तन, तो प्रिज्म की 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार जो है पार्श्व पृष्ठ होते हैं। तो प्रिज्म की बात करें तो इसमें जो है बेसिकली 2 त्रिभुजाकार इस प्रकार से पृष्ठ होते हैं जैसा आपने देखा होगा। और आयताकार की बात करें तो 3 आयताकार इसमें बेसिकली यहाँ पे होते हैं। तो एक तो हो गया पीछे का हिस्सा, ठीक है, आयताकार, दूसरा होगा यहाँ का, तीसरा होगा नीचे का आयताकार होता है, ठीक है। तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रखने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये प्रिज्म आपको जो है समझ में आया होगा, क्योंकि प्रिज्म जो है आपने देखा तो है ही। अगला आता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण की बात करें तो प्रिज्म के जो 2 फलकों के बीच का कोण जो होता है आपका प्रिज्म का कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसको जैसे प्रिज्म ये हो गया आपका, तो यहाँ पे जो कोण होगा इसको जो है प्रिज्म कोण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है विचलन कोण। तो विचलन कोण ये आपका यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विचलन कोण की बात करें तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण को जो है विचलन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपकी जो है आपतित किरण है और ये जो आपकी निर्गत किरण यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को बेसिकली आपका जो है विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित जो आपका कोण होता है इसको आई से दिखाते हैं, और विचलन कोण की बात करें तो इसको बेसिकली आई डैश से यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रिज्म में जो है इस प्रकार से आपकी जो है यहाँ से किरण जाती है और ये आपका जो है नॉर्मल हो गया, ठीक है, अभिलंब हो गया, ये इसके सापेक्ष आपका अभिलंब हो गया। तो ये अभिलंब की ओर चली जाती है यहाँ से, तो अभिलंब की ओर यहाँ से झुक जाती है। उसके बाद जो है अगर यहाँ पे इसलिए झुकती है क्योंकि ये हो गया आपका विरल माध्यम, ठीक है। तो विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। जो आपका इससे पहले चैप्टर था दर्पण या लेंस वाला, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उनके नियम हमने यहाँ पे पढ़े थे, प्रकाश के नियम। तो बेसिकली ये आपका जो हो जाता है यहाँ से जो है अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर यहाँ से झुक जाएगा, और फिर जो है सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो बेसिकली ये आपका जो है अभिलंब से आपका दूर हट जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे अभिलंब है, तो ये आपका अभिलंब हो गया, तो इससे बेसिकली ये आपका दूर हट जाएगा। तो इसकी बात करें तो ये आपका जाना इस तरह चाहिए, ठीक है। अभिलंब ये हो गया, तो ये आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यहाँ से बाहर निकलने की बात करें, अगर आपका जो प्रकाश निकलता है यहाँ से बाहर, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस प्रकार से जो आपकी किरण इस तरह से जानी चाहिए, ठीक है। ये आपका अभिलंब हो गया। तो ये है किरण जो है अभिलंब से की ओर न झुक के अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर इसलिए हटती है क्योंकि जो आपका अगर सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, ठीक है। तो आपको जो है विचलन कोण यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाशों का विक्षेपण। तो जैसा कि आपको पता है जो आपका कांच का प्रिज्म होता है वो बेसिकली श्वेत प्रकाशों का यहाँ पे जो है विक्षेपण करता है। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है, वह अगर प्रिज्म से गुजरता है तो वह बेसिकली 7 रंगों की पट्टी में विभक्त कर देता है, यानी आपका जो है 7 रंगों में डिवाइड कर देता है। तो वह 7 रंग आपके क्या होते हैं, पहला आ जाएगा बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो ये 7 रंग बेसिकली आपको याद रखने। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश के 7 रंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपके ये 7 रंग होते हैं। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों का विभाजन ही विक्षेपण कहलाता है। तो जो अगर बात करें प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म से किस प्रकार होगा, तो अगर ये 7 रंगों में बांटता है तो यही आपका जो है प्रकाश का विक्षेपण कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से जो है ये श्वेत प्रकाश जा रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश जा रहा है। तो ये बेसिकली इसको 7 रंगों में यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये 7 रंग यहाँ से डिवाइड होके अगर ये 7 रंग फिर से प्रिज्म में डाले जाएं तो ये है बेसिकली फिर इनको जो है फोकस कर देते हैं, यानी एक ही जगह पे आपका केंद्रित कर देते हैं। तो यहाँ से फिर श्वेत प्रकाश आपका निकल जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे 2 प्रिज्म अगर आपके रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका श्वेत प्रकाश जा रहा है तो ये यहाँ पे 7 रंगों में इनको डिवाइड कर देगा। और ये 7 प्रकाश अगर दोबारा प्रिज्म में जाते हैं तो ये बेसिकली फिर से जो है प्रकाश की किरण को जो है एक श्वेत प्रकाश के रूप में यहाँ पे बना देते हैं। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका पर्दा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाया गया है, मैंने भी आपको समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है।
तो इंद्रधनुष की बात करें तो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। यह जो है वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। तो इंद्रधनुष जो है सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। तो इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष हमेशा जो है सूर्य के विपरीत दिशा में आपका बनेगा, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद कर लेना है। अगला पॉइंट आता है आपका इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात जो है आकाश में जो, तो बेसिकली आपने वर्षा देखी होगी, वर्षा होती है उसके बाद क्या होता है आपका जो है इंद्रधनुष बेसिकली आपका बनता है, ठीक है। तो इंद्रधनुष बनता है तो वह जो वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदें होती है उनसे जो है सूर्य के प्रकाश का परिक्षेपण आपका होता है, ठीक है। तो उनसे जो है सूर्य के प्रकाश, अगर जो आपकी बूंद होती है पानी की, तो वह भी बेसिकली आप किसकी भांति व्यवहार करती है, वह भी आपकी जो है प्रिज्म की भांति आपकी व्यवहार करती है, ठीक है। तो इसी कारण जो है आपको इंद्रधनुष आपका दिखाई देता है। कभी कभार क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि आपकी जो पानी की बूंद है उससे इंद्रधनुष दिखता है, तो वो आपका किसकी भांति व्यवहार करती है। तो आपको आंसर में लगा देना है प्रिज्म, ऑप्शन में आपका जरूर आएगा, तो प्रिज्म पे आपको जो है टिक कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, ठीक है। तो सूर्य के आपतित प्रकाश की ये बूंदें जो है बेसिकली आपके अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है, तत्पश्चात इसके आंतरिक परावर्तित करती है, ठीक है। तो इसको जो है बेसिकली आंतरिक परावर्तन कर देती है और अंततः जल की बूंद से बाहर निकलते समय जो है प्रकाश को पुनः अपवर्तित कर देती है। तो प्रकाश का परिक्षेपण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वर्ण प्रक्षेपण के नेत्रों तक पहुंचता है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जो आपका प्रकाश का परिक्षेपण होता है तो परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण ही आपका जो है यहाँ पे इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तो ये वर्षा की बूंद होगी, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म की भांति यहाँ पे व्यवहार कर रहा है, तो ये वर्षा की बूंद होती है। तो ये बेसिकली आपका जो है यहाँ पे जो है इस प्रकार से परिवर्तित होती है और परिवर्तित होके यानी परिवर्तित होने के बाद ये जो है बेसिकली इसको 7 रंगों में डिवाइड कर देती है। तो ये आपको याद रखना है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो जो आपकी सीमा वाले रंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपका बैंगनी और सबसे नीचे आ जाएगा आपका लाल रंग, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसको बेसिकली अगर ट्रिक की बात करें तो इसको जो है VIBGYOR से आपका जो है याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका किसी प्रिज्म में से गुजरने के पश्चात प्रकाश का वर्ण विक्षेपण विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि हमने देखा, अगर ये प्रिज्म की बात करें तो ये आपके प्रकाश की किरण आ रही है, तो इस प्रकार से ये 7 आपके रंग होते हैं। तो बेसिकली इन किरणों की बात करें तो इसका एंगल अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तो बेसिकली ये आपका जो है अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। तो लाल रंग का प्रकाश जो है सबसे कम झुकता है, जबकि बैंगनी रंग का प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा झुकता है, ठीक है। तो जो आपकी सीमा पे जैसे रंग बताए थे मैंने आपके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो लाल रंग का प्रकाश जो है आपका सबसे कम झुकता है। तो सबसे ऊपर जो है आपका लाल रंग का प्रकाश हो जाएगा और सबसे नीचे जो है बैंगनी रंग का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे कम जो है वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है और सबसे ज़्यादा आपका जो है बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। तो ये आपका दिखाई गया है, R से दिखाया गया है, रेड हो गया और ये वॉयलेट हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका आइजन न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन है, ये सब जगह रहते हैं, ठीक है। आपको पता है फिजिक्स के जन्मदाता ही न्यूटन है। तो न्यूटन की बात करें तो सर्वप्रथम सूर्य के स्पेक्ट्रम का प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया, ठीक है। तो न्यूटन ने ही बेसिकली कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था और एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने जो है श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को जो है अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया था, किंतु उन्हें और अधिक वर्णों नहीं मिल पाए। फिर उन्होंने एक दूसरा सर्वप्रथम प्रिज्म जो है पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म का श्वेत प्रकाश जो है किरण पुंज निर्गत होता है और इससे जो है न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य का प्रकाश जो है 7 वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी न्यूटन का आपका सिद्धांत कह सकते हैं, न्यूटन का जो है स्पेक्ट्रम नियम कह सकते हैं इसको, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड करना। अगला आता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। तो देखा होगा आपने, जब आपका सूर्योदय होता है तो सूर्योदय आपको जो है पहले ही दिखाई देता है। जैसे आपका सूर्योदय आपका जो है 7:30 पे आपका जैसे सूर्य निकल रहा है, तो बेसिकली आपको जो है ये सूर्य जो है आपका 7:25 पे ही दिखाई देने आपका जो है प्रतीत होता है। और सूर्यास्त की बात करें तो सूर्य जैसे आपको 6:30 बजे आपका सूर्यास्त होना है, तो आपका जो है यह 6:35 6:40 तक आपको दिखाई देता है। तो इसी को जो है आपका अग्रिम सूर्योदय यानी सूर्योदय पहले और विलंबित सूर्योदय कहते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व व
पूर्व दिखाई देने लगता है तथा 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो जो आपका अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय, यानी जो आपका सूर्योदय पहले होता है और जो आपका सूर्यास्त होता है उस समय जो है हमें सूर्य 2 मिनट देर तक या 2 मिनट पहले क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगले आता है आपका तारों की आवासीय स्थिति। तो पृथ्वी में जो है वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का जो प्रकाश होता है निरंतर अपवर्तित होता रहता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक प्रतिवर्ती अपवर्तनांक होता है, क्योंकि वायुमंडल आपका जो होता है तारे के प्रकाश का अभिलंब कोण की ओर झुका रहता है और क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा जो है अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचाई पर आपका प्रतीत होता है। तो बेसिकली आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, जैसे आप ही खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपकी तारे की बात करें तो तारा आपका बेसिकली यहाँ पे है, लेकिन आपको दिखाई यहाँ दे रहा है। यह आपका इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अगर किरण का मार्ग तो ये है, ठीक है, जो आपकी आंख तक पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको जो है यहाँ से तारा यहाँ से दिखाई दे, यहाँ पे है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा इसलिए प्रतीत होता है जो आपके वायुमंडल में जैसे आपके कण हो गए, ठीक है, तो वायुमंडल में जो कण होते हैं ऊपर आपकी जो है, अगर मैं बात करूँ तो जो आपका वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल में अगर जो आपकी नीचे होती है पृथ्वी में, वो आपकी नीचे हल्की गैसें होती है, नीचे जो है भारी गैसें होती है, यानी इनका घनत्व तो आपका अधिक होता है। और जो आपकी ऊपर होती है ये आपकी गर्म गैसें होती है, इन्हें गर्म गैस भी कहते हैं और इन्हें जो है ठंडी गैस कहते हैं, ठीक है। तो गर्म गैसें बेसिकली इनका घनत्व तो कम होता है, तो इसी कारण जो है यहाँ पे आपको दिखाई देता है। तो जो आपकी गर्म गैसें होती है वो बेसिकली उसके कण इस प्रकार से आपके जिग जैग मोशन में यहाँ पे मोशन में गति करते रहते हो, तो इस कारण जो है आपको जो है तारे यहाँ पे जो है आभासी यहाँ पे प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे कोई कण है, ठीक है, वायु का कोई कण है, तो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं वायु का यहाँ पे कोई कण है तो ओरिजिनल तारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ वैसे मनुष्य यहाँ पे है, ठीक है, तो तारा यहाँ पे दिखाई देना चाहिए, तो ये यहाँ ना दिखाई दे के यहाँ दिखाई देता है। तो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ से जो आपका प्रकाश आ रहा है उसका बेसिकली यहाँ पे अपवर्तन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगला आता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो ये काफ़ी कॉमन सा है। वायुमंडलीय अपवर्तन के प्रभाव की बात करें तो तारों का टिमटिमाना, तो जो वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जिगजैग मोशन में जो है आपका वो गति करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्योदय, तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। नेक्स्ट आ जाता है गर्म वायु में से होकर देखने पर जो है वस्तु आभासी स्थिति का परिवर्तित होना, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे आता है आग के तुरंत ऊपर की वायु जो है अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, ठीक है। तो जो आग के तुरंत ऊपर की जो हवा रहती है वह जो है आपकी जो आपकी ऊपर की हवा रहती है वह अधिक गर्म रहती है। तो वह बेसिकली अपने वायु जो है अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है। तो जो आपकी जैसे यहाँ पे आपकी कोई आग जल रही है, ठीक है, आपने यहाँ पे अंगीठी जलाई है, यहाँ से जो है आग निकल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका धुआं निकल रहा है, तो इस यहाँ पे जो है आपकी कम गर्म होती है और यहाँ पे ज़्यादा गर्म होती है। तो यह इसलिए होती है, यह आपका जो है सघन माध्यम में होती है, ठीक है। तो यह इसका माध्यम जो आपका विरल होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अपवर्तन जो है ठंडी की अपेक्षा थोड़ा कम होती है क्योंकि अपवर्तन का माध्यम वायु इसकी भौतिक अवस्थाएं जो है स्थिर रहती हैं, इसलिए जो है गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु का आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। तो बेसिकली आपने देखा होगा अगर आप धुएं के आर पार देखोगे तो यहाँ से आपको स्थिति कैसी दिखाई देती है, ऐसा ब्लर टाइप की दिखाई देती है। तो यह इसी प्रकार से दिखाई देती है क्योंकि जो है वहाँ पे वायु का अपवर्तन होता है। अगला आता है तारों का टिमटिमाना। तो दूर स्थिति में तारा हमें जो है प्रकाश बिंदु स्रोत से के समान प्रतीत होता है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, पृथ्वी पे, तो आप तारे देख रहे हैं रात में, तो इस प्रकार से तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। कभी दिखते हैं, कभी बड़े दिखते हैं, कभी थोड़ा छोटे दिखते हैं, तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो तारों से आने वाले प्रकाश किरण होती है उनका पथ थोड़ा परिवर्तित होता रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था ये जिगजैग होते रहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो वायुमंडल के कण आपस में यहाँ पे जो है जिगजैग मोशन में यहाँ पे गति करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे होता है, अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। तो जो आपकी तारे की जो स्थिति है, यानी तारे से जो प्रकाश आ रहा है हमारी आंखों तक, वो बेसिकली आपका विचलित होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है हमें तारा जो है चमचमाता हुआ प्रतीक होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, और जो कि टिमटिमाता हुआ प्रभाव है, ठीक है। अगला आता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव की बात करें, जब कोई प्रकाश का पुंज जो है वायुमंडल में महीन कण जैसे धुआं हो गया जल के साथ
जल की सूक्ष्म बूंदें होगी और धूल के निलंबित कण वायु के अणु से टकराते हैं, ठीक है। तो जब जब कभी भी आपका जो है प्रकाश का पुंज यानी जो आपकी प्रकाश की किरणें होंगी वो आपकी जो है धुएं से या जल की बूंदें से या आपकी निलंबित कणों से वायु के अणु से टकराएगी तो उस किरण का पुंज का मार्ग आपको दिखाई देने लगता है। तो कोलाइडी कणों के द्वारा जो है प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना पर टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से जो है हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव की बात करें तो जो आपके महीन कण हो गए, ठीक है, तो यही जो है आपके धूल के निलंबित कण तथा वायु के कणों से टकराते हैं, तो इस कारण जो है पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। तो इन्हीं को जो है आपका जो है टिंडल प्रभाव कह सकते हैं। तो कोलाइडी कण के द्वारा जो है प्रकाश का परिकिरणन की परिघटना आपका टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो बेसिकली आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि कौन से कणों द्वारा जो है प्रकाश का परिकिरणन आपका टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो आपका जो है कोलाइडी कण यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला आता है आपका उदाहरण एक। तो यहाँ पे उदाहरण आपको दिए गए हैं, जब धुएं से भरे किसी कमरे में जो है सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश पुंज प्रवेश करता है तो हमें टिंडल प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है आप काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है। अगला आ जाता है जब किसी घने जंगल में वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो भी टिंडल प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका रे लाइट का नियम। तो रे लाइट का नियम की बात करें तो यह आपको सूत्र याद रखना है। जो आपका प्रकीर्णन होता है तो प्रकीर्णन आपका जो है 1/λ की पावर 4 के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो लैम्डा की बात करें तो लैम्डा आपकी जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। प्रकीर्णित प्रकाश का वर्णन प्रकीर्णन करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जो आपकी प्रकीर्णन प्रकाश होता है उसका जो है वर्णन आपका जो है प्रकीर्णन नहीं करने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। तो ये आपको काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो आपके अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं ये मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और जो बड़े आकार के कण होते हैं ये बेसिकली इनकी जो है अधिक तरंग दैर्ध्य में के जो है प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। तो जो बड़े आकार के कण होते हैं वो अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और जो आपके सूक्ष्म कण होते हैं ये बेसिकली नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। अगला आ जाता है यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज जो है बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश भी श्वेत प्रतीत हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, एक दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं खतरे का संकेत लाल क्यों होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कहीं पे खतरा रहता है तो वहाँ पे जो है लाल बोर्ड लगा रहता है, ठीक है, लाल साइन बोर्ड लगा रहता है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ी रहती है, ठीक है, तो गाड़ी की ब्रेक लाइट कैसी होती है, लाल होती है, ठीक है। तो लाल इसलिए होती है कि खतरे का संकेत जो है प्रकाश का लाल होता है, और लाल रंग जो है कोहरे और धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। तो यही विशेष कारण होता है जिससे कि आपकी गाड़ियाँ होगी उनका जो है ब्रेक लाइट होती है तो वो रेड दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए यह दूर से देखने पर दिखलाई देता है, ठीक है। तो ब्रेक लाइट होगी आपकी, और मान सकते हैं आप जैसे आपका कहीं पे बिजली वगैरह का पोल होता है तो वहाँ पे जो है रेड से यहाँ पे डेंजर लिखा रहता है, इस प्रकार से हड्डी बनी रहती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाता है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो वायुमंडल के जो वायु के अणु होते हैं ये अन्य सूक्ष्म कणों के आकार का दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। तो जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था जो सूक्ष्म कण होते हैं वो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन करते हैं, तो इनकी जो है तरंग दैर्ध्य जो है छोटी होती है, और ये कण जो है कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। तो बेसिकली जो ये वायुमंडल में वायु के कण होते हैं इनकी जो तरंग ये होते हैं तो ये प्रकाश की प्रकीर्णन करने वाले जो है कम तरंग दैर्ध्य को जो है प्रकीर्णित करते हैं। तो ये पॉइंट आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये रखना है जो आपके वायुमंडल में वायु के कण होते हैं वो आपके जो है कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। तो लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले की अपेक्षा जो है 1.8 गुनी होती है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है जो आपका लाल रंग का प्रकाश होता है वह नीले रंग की अपेक्षा जो है 1.8 गुनी होती है। अथवा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो प्रकीर्णन करता हुआ नीला प्रकाश जो है हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, ठीक है। अगला आता है ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत क्यों होता है। क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जो है आपका प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं हो पाता है। तो बेसिकली जो अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं तो उनको जो है आकाश काला दिखाई देता है। उनको इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे जो है उनकी आंखों पर जो है बेसिकली वहाँ पे प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, ठीक है, किसी भी रंग का। तो आपको ये याद रखना है। अगला आता है बादल सफ़ेद प्रतीत क्यों होते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में बन सकता है। तो बादल जो है सूक्ष्म पानी की बूंदों से बने हुए होते हैं। तो ये सूक्ष्म बूंदों का आकार जो है दृश्य किरणों की
तरंग दैर्ध्य की सीमा से अधिक होते हैं। तो जो आपकी दृश्य किरणें होती हैं इनकी तरंग दैर्ध्य से जो है ये अधिक होते हैं, इसलिए जब श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आपका जो है इन कणों से टकराता है तो सभी दिशा में परावर्तित या प्रकीर्णन हो जाते हैं। तो क्योंकि श्वेत प्रकाश के सभी रंग परावर्तित या प्रकीर्णन जो है अधिकतम समान रूप से होते हैं, ठीक है। तो सभी रंग जो है यहाँ पे समान रूप से जो है परावर्तित होते हैं, तो इसीलिए जो है हम श्वेत रंग हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आपको नोट कर लेना है और समझ लेना है। अगला आता है ग्रह क्यों टिमटिमाते हैं। तो जो आपके ग्रह होते हैं, ठीक है, ग्रह होते हैं तो तारों की अपेक्षा पृथ्वी जो है काफ़ी नज़दीक होती है, ठीक है। तो जो आपके तारे होते हैं वो जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हैं और इसलिए उसे जो है प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की अपेक्षा प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो स्रोत द्वारा जो है हमारे आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की जो मात्रा होती है कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, जिस कारण जो है ग्रह टिमटिमाते नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं, बेसिकली ग्रह तो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो आपको इसलिए टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं क्योंकि उनके जो वहाँ से प्रकाश प्रकीर्णित होता है वह बेसिकली हमारी आंखों तक नहीं पहुँच पाता है, तो इसीलिए जो है आपके ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यहाँ से एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कौन सी प्राकृतिक घटना आसमान में नीले रंग का कारण है, बता दिया है। टिंडल प्रभाव क्या है, बता दिया। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, बता दिया है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, इंद्रधनुष के निर्माण में कौन सी प्रकाशीय परिघटना है, तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है आपके रंग जो है लाल क्यों प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये भी आपको बता दिया है। अगला आता है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है, ये भी बता दिया है। प्रिज्म द्वारा जो है प्रकाश का अपवर्तन जो है रेखाचित्र समझाइए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोस्तों आप हमारे साथ बने होंगे। जो एनसीईआरटी की चैप्टर बुक है, ठीक है, जो आपकी यहाँ से चैप्टर हो रहे हैं ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि आपने अगर अभी तक पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो कम से कम, अगर आपने 9th के नहीं देखे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है 10th के एटलीस्ट 10th के जो है सारे चैप्टर देख के जाएँ, क्योंकि यहाँ से जो है आपके अधिक क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ज़रूरत है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और दोस्तों एक बात और, जो क्वेश्चन सीरीज़ मैं लेके आता हूँ उसको आप ज़रूर देखिए। वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप जो है एग्जाम में वहाँ से जो है क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।